ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ध्यान दो भाई साहब, सुनिए भाई 20 सेंचुरी तक जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है चीजों का, ये सिर्फ और सिर्फ बेटे कहां हो रहा है? कंट्री के अंदर तक ऑर्गेनाइज है भाई, संगठित का है देश के अंदर तक भाई। सिर्फ रॉ मटेरियल और थोड़ा बहुत फूड एक्सचेंज होता है विश्व के साथ, देशों में आदान प्रदान होता था भाई। एमएनसी कंपनी जब एमएनसी कंपनी आई तब भाई ट्रेड इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन शुरू हो गया भाई सब इंटरनेशनल लेवल पे भाई, पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया? आदान प्रदान होने लगी चीजें। कब? जब एमएनसी कंपनी है। सर ये एमएनसी कंपनी क्या है भाई? एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, जो कंट्रोल करती है, इन शॉर्ट प्रोडक्शन करती है मोर देन वन नेशन, एक से ज्यादा देशों में क्या करते हैं? व्यापार करती है भाई साहब। फैक्टर कौन से देश में ये अपनी ऑफिस या फिर फैक्ट्रीज लगाएगी भाई? ये अपनी ऑफिस और फैक्ट्रीज उन कंट्रीज में लगाती है जो कि भाई क्या करते हो सर? जो कि भाई साहब चीप लेबर और भाई साहब क्या करते हैं? अच्छे सस्ते संसाधन इसे प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियां इसके भाई फायदे के लिए होंगी। ये वहां पे कंपनी सेटअप करता है जहां पे मार्केट बाजार पास में होगा भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ध्यान देंगे आप, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि एमएनसी कंपनी करते हैं दूसरे देशों में, इसका नाम क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाई। ये इस उद्देश्य से करा जाता है कि भाई मुझे वहां पे क्या होगा? लाभ होगा, और लाभ भाई कमाऊंगा, दैट इज रीजन मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट करूंगा। एग्जांपल, बाय कर लो एसेट, बाय कर लो लैंड, बाय कर लो मशीनरी एक्सेट्रा वगैरह। हाउ सेटअप प्रोडक्शन भाई, उत्पादन कैसे करें? ध्यान देंगे। सुनिए, एमएनसी भाई ज्वाइंट हो जाती है, जुड़ जाती है लोकल कंपनीज के साथ, और प्रोडक्शन क्या करती है सर? शुरू करती है भाई। सबसे पहला तरीका, छोटी कंपनियों से जुड़ जाओ और क्या शुरू कर दो? प्रोडक्शन। इससे लोकल कंपनी को क्या फायदा होगा भाई? लोकल कंपनी को पैसा मिलेगा। लो भाई पैसा मैं दे रहा हूं, इन्वेस्ट कर लो किसमें? नई मशीन में, जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा भाई। एमएनसी जब कंपनी जुड़ेगी लोकल कंपनीज के साथ, तो एमएनसी लोकल कंपनी को नई टेक्नोलॉजी मिला के देगी। एग्जांपल के तौर पर हीरो और होंडा दोनों पहले एक साथ काम करते थे, आज दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे भाई। कॉमन रूट, जो सबसे आसान तरीका भाई, दूसरा तरीका प्रोडक्शन करने का, एमएनसी कंपनी भाई स्टार्ट करती है प्रोडक्शन बाय लोकल कंपनीज, मतलब भाई खरीद लो किसको? से लोकल कंपनीज को, अगर वो ज्वाइंट नहीं हो रही तुम्हारे साथ। एग्जांपल, अमेरिका की कारगिल कंपनी भाई भारत के पराग फूड को खरीदने के बाद क्या शुरू कर देती है? प्रोडक्शन शुरू कर देती है। तीसरा तरीका, एमएनसी ऑर्डर देगी छोटे उत्पादकताओं को भाई। कौन से छोटे उत्पादकता है? हो सकता है जूते बनाने वाले, हो सकता है कपड़े बनाने वाले, हो सकता है स्पोर्ट्स के सामान बनाने वाले हो भाई। ये बंदे क्या करते हैं? सामान बनाने के बाद भेज देते हैं कहां पे? एमएनसी कंपनी में। एमएनसी कंपनी भाई अपने इस पे लगाएगी ब्रांड टैग, प्राइस लगाएगी, और प्राइस और ब्रांड लगाने के बाद भाई पूरे वर्ल्ड मार्केट में बेच देगी, और भाई साहब इसका क्या होगा? फायदा होगा। ये तीन तरीके हैं जिससे भाई एमएनसी कंपनी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है भाई। पार्ट फर्स्ट खत्म होता है, जल्द मिलेंगे पार्ट सेकंड में। ओके, आज पढ़ेंगे पार्ट टू, जान लेंगे। अब सुनिए भाई, फॉरेन ट्रेड एडवांटेज। अगर मैं फॉरेन ट्रेड करते हैं, इसका एडवांटेज का ध्यान दो। सुनो, जो प्रोड्यूसर होता है किसी भी कंट्री का, यानी भाई सामान बनाने वाला उत्पादक किसी भी देश का है ना, ये अपने में डोमेस्टिक मार्केट, यानी भाई सब घरेलू बाजार को छोड़कर, भाई घरेलू बाजार को छोड़ गए, फिर घरेलू बाजार में रहकर दूर तक अब क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है भाई। कंपटीशन बढ़ेगा, चीजों की कीमतें कम होंगी, और भाई साहब इसकी क्वालिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी भाई। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है? जो नंबर ऑफ चॉइसेस होती है एक कस्टमर के पास, ये विकल्प चुनने का भी मौका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। पहले भाई मान लो अगर तुम्हारे इंडिया का फोन तो सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा? कार्बन। आज बेटा आपके पास एमआई है, ओप्पो है, वीवो है भाई, बहुत सारी कंपनीज है, मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, आइए देखते हैं। जब अनेक देशों के बीच तीव्र एकीकरण होता है, तो इस तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है? वैश्वीकरण। द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। बहुत तेजी से भाई देश क्या हो रहे हैं? आपस में जुड़ रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन भाई। एडवांटेज क्या होता है? लाभ क्या होता है? ध्यान देंगे हम। सुनिए भाई, इससे क्या होगा? अब आदान प्रदान होगा, मूवमेंट होगा, गुड्स का, सर्विस का, टेक्नोलॉजी का, आसानी से एक देश से दूसरे देश में भाई। जॉब, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन और भी बहुत सारी चीजों के लिए एक बंदा अपनी कंट्री से कहां जाता है? दूसरे देश में, अदर कंट्री में भाई। ट्रेड बैरियर क्या होता है सर? ये बताओ। जब भाई हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, अवरोध लगा देते हैं, रुकावट पैदा करते हैं फ्री इंटरनेशनल ट्रेड पे भाई, मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, तो इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रेड बैरियर। इसका एग्जांपल क्या है? इंपोर्ट, जो चीजें हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगा दो, ये एग्जांपल है किसका? ट्रेड बैरियर का भाई। इसकी नीड क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? ये बताओ। 1950 और 60 के टाइम पे जब भाई हमारा देश आजाद हुआ, अभी हमारी जो कंट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री सिर्फ क्या हो रही है? उभरना शुरू हुई है, और विदेशी व्यापार से ये कंपटीशन नहीं कर सकती, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। दैट इज द रीजन ये हमने क्या चालू करा? ट्रेड बैरियर। अगर कंपटीशन करेंगी तो भाई हमारी इंडियन मार्केट क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। इसलिए हमने क्या चालू करा? ट्रेड बैरियर
भाई ट्रेड बैरियर को खत्म करने के लिए क्या चालू करेंगे, लिबरलाइजेशन, ध्यान देंगे आप। भाई 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लेकर आती है, नीति लेकर आती है, और इस नीति का नाम क्या है, लिबरलाइजेशन। भाई लिबरलाइजेशन करता क्या है, ये इंप्रूव करता है प्रोडक्शन को, क्वालिटी को, गुड्स एंड सर्विस को भी, है ना। इसके बाद भाई जो टैक्स होता है अगर तुम हटा लो, ठीक है, कहां से, किसी इंपोर्ट से, तो फिर क्या होगा भाई, ये एग्जांपल होता है लिबरलाइजेशन का। इससे होगा क्या, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कंट्री के अंदर अपनी फैक्ट्री और ऑफिस सेटअप करेंगे, और आप भाई आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरी कंट्रीज के साथ। भाई पार्ट 2 खत्म होता है, बात करेंगे जल्दी पार्ट 3 में। ओके, अब देखते हैं नया टॉपिक, ध्यान देंगे, सुनिए, समझिए भाई साहब। डब्ल्यूटीओ, भाई डब्ल्यूटीओ भाई साहब इसका नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन। भाई एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन लक्ष्य ये होता है, जिसका मेन एम ये होता है कि मुझे लिबरलाइज कर देना है, मुझे उदारीकरण लाना है, मुझे भाई फ्री कर देना है इंटरनेशनल ट्रेड को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। आ गया तो भाई नेक्स्ट। इसकी शुरुआत विकसित देशों ने की थी, और डब्ल्यूटीओ भाई कानून बनाता है, नियम बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर, कि भाई साहब क्या इसका पालन सही से हो रहा है फिर नहीं। भाई लोग ये मानते हैं कि डब्ल्यूटीओ ना, सपोज लोग ये मानते हैं कि यार फ्री ट्रेड करवाएगा, मुक्त व्यापार करवाएगा सारे के सारे देशों के बीच, पर ऐसा माना गया है जो विकसित देश होते हैं ये गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से नियम को बनाकर रखते हैं, नियम को इंप्लीमेंट करके रखते हैं, और विकासशील देशों से ये उम्मीद करा जाता है कि आप अपने बैरियर को हटाओ, आप अवरोधों को हटाओ, और भाई मैं तुम्हारे देश में आके क्या करूंगा, ट्रेड। पर सुनना भाई साहब, ये विकासशील देशों को तो बोल रहा मैं ट्रेड करूंगा, बैरियर हटा दो, बट उसी समान समय ये अवरोध बना के रखते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं भाई साहब इंपोर्ट के ऊपर, आयात के ऊपर अपने देश में, गलत तरीके से, ठीक है, अनफेयर तरीके से, और मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चालाकी करना चाहते हैं भाई साहब, किसमें, सर व्यापार के अंदर। मतलब भाई एक प्रकार से ऐसा है, तुम्हें छुरा मार भी रहे पर तुम्हें पता नहीं लग पाएगा छुरा तुम्हें मार रहे। समझाता हूं कैसे, ध्यान देंगे, सुनिए। एग्जाम्पल, यूएसए के अंदर जो किसान होता है इनको मिलती है सब्सिडी, फर्टिलाइजर खरीद लो, सिंचाई कर लो, बीज खरीद लो, अनेक प्रकार की सब्सिडी मिलेगी। और एक किसान जब भाई अपनी फसल उगाएगा, क्योंकि इसे बहुत सी चीजें फ्री मिल गई, तो एक फसल लगभग मान लो 5 रुपए में होगी, तो ये अगर 5 रुपए में उगता है तो कम से कम कीमत 6 रुपए 7 रुपए में क्या कर देगा, अपनी फसल बेच देगा कम कीमत पे। पर वहीं पे इंडिया के किसानों को सब्सिडी नहीं मिल पाती है, इनको भाई छूट नहीं मिलेगी, और ये बंदा भाई अपनी फसल को उगाएगा 8 रुपए में, तो ये बेचेगा 9 और 10 रुपए में। भाई कम कीमत पे कौन बेच रहा है, यूएसए, ज्यादा में कौन बेच रहा है, इंडिया। तो भाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई हमारा सामान खरीदेगा नहीं, और सामान किसका खरीदेगा, सर यूएसए का, और जब यूएसए का सामान खरीदेगा हमारा सामान नहीं खरीदेगा, हम इस मार्केट से हो जाएंगे आउट, और भैया मोनोपोली कायम कर लेगा, हुकूमत कायम कर लेगा कौन, यूएसए, और ऐसे वैसे दूसरे देशों को पिछाड़ रहा है, इन शॉर्ट इन्हें इंटरनेशनल मार्केट से निकाल रहा है कौन, डेवलप नेशंस। भाई साहब ये पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। ओके, धन्यवाद। भाई साहब आज पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या हुआ, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या होता है इंडिया के ऊपर। ध्यान दो, सुनो। अगर एमएनसी कंपनी भाई आएगी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा भाई, निवेश बढ़ेगा इंडिया के अंदर, और जब निवेश बढ़ेगा इंडिया के अंदर तो सेल फोन, सॉफ्ट ड्रिंक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्हीकल, हर एक फील्ड में तुम्हें चॉइसेस इंक्रीज होते दिखेंगी। इसका अंदर फायदा है भाई। बैंकिंग सर्विस बढ़ेगी अर्बन एरिया में। कौन सी बैंकिंग सर्विस, ऐसी बैंकिंग सर्विस जो हमारे देश की नहीं है बल्कि एमएनसी कंपनी लाती है हमारे देश में। आ जाओ नेक्स्ट। जॉब क्रिएट होते हैं। इसके बाद ऐसी लोकल कंपनीज जो एमएनसी को रॉ मटेरियल दे रही हैं वो भी क्या हो जाती है, समृद्ध, क्योंकि अब उनको रॉ मटेरियल थोड़े अमाउंट में नहीं देना, बहुत बड़े अमाउंट में देना, इसलिए बंदे क्या हो जाएंगे, वो अमीर हो जाएंगे। भाई नई टेक्नोलॉजी आएगी एमएनसी कारण, जिस कारण लोकल कंपनीज का फायदा होने वाला है। ग्लोबलाइजेशन इंडियन कंपनीज को भी एमएनसी कंपनीज बनने का मौका देता है सर, जैसे इन्फोसिस, एशियन पेंट, टाटा मोटर, ये सारी इंडियन कंपनीज आज क्या बन चुकी है, एमएनसी कंपनी बन चुकी है। भाई जब नई कंपनीज आती है तो प्रोवाइड करेगी आपको, इसको नीड पड़ती है, प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको कॉल सेंटर, अकाउंटेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जब भाई ऐसी सर्विसेज को तुम इसे दोगे तो इन शॉर्ट इसके लिए भी तुम्हारे देश में क्या क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी। आ गया तो नेक्स्ट।
भाई फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकती है गवर्नमेंट, ध्यान देंगे आप। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लेबर लॉ का सही तरीके से कठोर रूप से पालन हो रहा है, कोई लेबर को परेशान ना करे। भाई स्मॉल प्रोड्यूसर को आपको सपोर्ट करना है और इस बंदे को प्रोटेक्ट करना है इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा से, जिससे भाई साहब इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। भाई नेगोशिएशन करो WTO से कि हाँ भाई रूल्स जो आप बना रहे हो ये सही से फेयर हो, और भाई हर बंदा चाहे डेवलप नेशन हो फिर डेवलपिंग नेशन हो, सबको सही तरीके से इसका पालन करना पड़ेगा। और हो सके तो विकासशील देशों को थोड़ा क्या दे दो, छूट दे दो, डिसीजन दे दो। आ जाओ नेक्स्ट। गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर लगाना चाहिए, व्यापार अवरोध लगाना चाहिए उस टाइम पे जब लगे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर परेशान हो रहा है, घरेलू उत्पादक परेशान हो रहा है, इसके हित में काम नहीं चल पा रहा। आ जाओ नेक्स्ट। गवर्नमेंट को जुड़ जाना चाहिए उन डेवलपिंग नेशन के साथ, उन विकासशील देशों के साथ, ऐसे विकसित देशों का विरोध करने के लिए, ऐसे डेवलप नेशन का विरोध करने के लिए जो अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई जुड़ो और अपोज करो इन डेवलप नेशन का जो अनफेयर प्रैक्टिस यूज करते हैं कहां पे, मार्केट के अंदर। भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट कैसे इंक्रीज कर सकती है इंडिया के अंदर, ध्यान देते सुनिए। सेटअप करो इंडस्ट्रियल जोन, औद्योगिक क्षेत्र बनाओ। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर मेन होता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इसके अंदर फर्स्ट क्लास वाटर फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बिल्डिंग और भी ना जाने कितनी सारी फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी। अगर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी दोगे तो दूसरी कंपनीज आएंगी और यहाँ पे क्या करेंगी, व्यापार करेंगी। भाई गवर्नमेंट को बोलना चाहिए अगर इस सेज वाले एरिया में कोई बंदा आएगा तो 5 साल के लिए टैक्स उसके ऊपर लगने वाला नहीं है। लेबर लॉ का पालन भाई सही से होगा नहीं, डोंट वरी, आप भाई लेबर से थोड़ा अपना काम निकलो, फायदा लो। अगर एक बार फायदा वायदा लेके वो एस्टेब्लिश हो जाए से, तो उसे बाद में जाने में दिक्कत होगी और हमारे देश को क्या होने वाला, फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट को एमएनसी कंपनी के इंटरेस्ट में भी काम करना चाहिए। अगर आप उसके हित में काम करोगे तो 101% है भाई साहब, यहाँ पे कंपनीज आएंगी। एक टॉपिक रह रहा भाई साहब, तुम्हें डायरेक्ट ऐसे बढ़ाते ध्यान देंगे, सुनिए आप। एक टॉपिक और देखते हैं, सुनो ऐसे भाई साहब, देखो फायदा फायदा फायदा। क्या इस ग्लोबलाइजेशन से इंडिया के ऊपर क्या कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है, क्या कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है? तो आंसर है हाँ। ध्यान दो सर, क्या हमारे पास जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, जो छोटे उत्पादक वाले बंदे हैं, ये पेरिस हो गए मार्केट से, इनको बाहर भगा दिया गया, ये आउट हो गए भाई साहब। जो छोटी कंपनी टिक नहीं पाई उन्हें मार्केट से कहां कर दिया गया, बाहर हो गए अपने आप। भाई इसके बाद ये बोला गया क्योंकि एमएनसी कंपनी के आ जाने से सामान क्या हो गया, सस्ता हो गया, और सामान की क्वालिटी क्या हो गई, बढ़ गई। भाई पहले एक कंपनी 10 रुपए सामान बेचती थी, आज वो कंपनी 5 में सामान बेचेगी। मतलब भाई कंपनी को नुकसान हो रहा है। अगर कंपनी को नुकसान होगा तो मतलब लेबर को भी नुकसान होगा। अब वहां के वर्कर को कम रुपयों में काम करना पड़ेगा। वहां के वर्कर को भाई सैलरी क्या मिलेगी, अब कम मिलेगी, और सैलरी तो कम मिलेगी क्योंकि क्वालिटी बढ़ चुकी है, गुणवत्ता बढ़ चुकी है, तो काम के घंटे अपने आप क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब उसे ज्यादा घंटा काम करना पड़ेगा भाई साहब, कहां पे, उस इंडस्ट्री के अंदर। भाई तीसरा मेन बात, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और भाई साहब हमें इनके लिए सोचना पड़ता है, इनको कुछ बोल सकते नहीं हम, क्योंकि भाई इंडस्ट्री से जीडीपी हमारी बढ़ती है। तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट कर रही है, बहुत ज्यादा भाई साहब प्रदूषण फैलाती है। कहां पे, हमारे इन्वायरमेंट में। आज दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज्यादा बेकार हो चुका है, नोएडा जैसी भाई इंडस्ट्रीज, क्यों नोएडा जैसे क्षेत्रों में इंडस्ट्री लग चुकी है, दैट इज द रीजन पोल्यूशन इतनी चरम सीमा पहुंच चुका भाई साहब कि हम कुछ कर सकते नहीं है। और भाई यहाँ पे चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। धन्यवाद, ओके।